तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 6 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा प्रतिपदा और आज से महीना शुरू हो गया है फाल्गुन का, जिसे फागुन भी कहा जाता है। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है एक बार फिर से कई ऐपों के बैन होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने एक बार फिर से कड़ा रुख अपनाते हुए 232 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है। बताया गया है ये सभी ऐप्स सट्टेबाजी, जुआ और गलत तरीके से लोन देने में शामिल थे। बताया गया है इन ऐप्स को चाइना समेत विदेशी संस्थाओं द्वारा चलाया जा रहा था। सरकार के अनुसार इन ऐप्स को इसलिए बैन किया गया है, खतरा पैदा कर रही थी। हालांकि सरकार ने कौन कौन सी 232 ऐप्स को ब्लॉक किया है फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, पर आने वाले दिनों में जल्दी इसकी जानकारी मिल सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चाइना के सुपर काउ यानी कि सुपर गाय को लेकर। बताया गया है चीन लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हाल ही में चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने क्लोनिंग के जरिए 3 सुपर काउ तैयार की हैं, यानी कि सुपर गाय। बताया गया ये गायें अपनी पूरी जिंदगी में 100 टन यानी 2,83,000 लीटर दूध दे सकती हैं। आसान शब्दों में कहें तो चाइना की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने क्लोनिंग के जरिए सुपर काउ यानी कि सुपर गाय बना ली है, जो केवल एक दिन में 140 लीटर दूध देंगे। साथ ही ये भी बताया गया है अगले 2 साल में ऐसी 1000 गायें पैदा करने की तैयारी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है किसानों की दुर्दशा को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब में पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें ये जानकारी संसद में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की तरफ से दी गई है। बताया गया है 2017 से लेकर 2021 के बीच कुल 1056 किसानों ने आत्महत्या की है। दोस्तों आप सोच सकते हैं किसानों को लेकर ये आंकड़ा केवल पंजाब का है। अगर देश के सभी राज्यों को मिला दिया जाए तो किसानों की ये आत्महत्या की संख्या भयंकर आंकड़े तक पहुँच जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम घटने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता और राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन जंग में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन भारत की केंद्र सरकार ने अमेरिका के दबाव के बावजूद और देश के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखा है, जिसकी वजह से दुनिया के अन्य देशों की तुलना में भारत में तेल की कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है जितना दूसरे देशों में हुई है। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और साथ ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में गिरावट आएगी। साथ ही में सुशील मोदी ने ये भी कहा कि बजट में पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाया गया है, जिसके तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियां आने वाले 1 अप्रैल से सड़कों पे चलना बंद हो जाएंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है स्मार्टफोन की बैटरी को लेकर। दोस्तों स्मार्टफोन हो या फिर कोई और डिवाइस, पिछले 8-10 सालों में इन सभी गैजेट कैटेगरीज में काफी प्रगति हुई है, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें पिछले कई सालों में कोई खास इनोवेशन नहीं हुआ है, और वो है स्मार्टफोन या फिर किसी दूसरे डिवाइस की बैटरी। ये पिछले कई सालों से एक ही जैसी है, इसमें कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। बस बैटरी के आकार और उनकी क्षमता में थोड़े बहुत फेरबदल या सुधार जरूर हुए हैं। उनकी चार्जिंग के वोल्टेज में बदलाव करके चार्जिंग स्पीड को भी थोड़ा तेज किया गया है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बैटरीज में हमें कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा दौर में स्मार्टफोन की बैटरी एक सिंगल चार्ज पर ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक साथ देती है। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसे स्मार्टफोन की बैटरीज पे काम चल रहा है जिन्हें 5 दिन से लेकर हफ्ते भर तक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोनास यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने नए तरह की लिथियम सल्फर बैटरी का आविष्कार किया है, जो स्मार्टफोन के साथ साथ इलेक्ट्रिक कारों में भी इस्तेमाल की जा सकेंगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर कोच को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे अपने देश में लंबे सफर के लिए ज्यादातर लोग रेलवे का उपयोग करते हैं। रेलवे में तेज गति से दौड़ने वाली वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करने के बाद अब इनकी संख्या तेजी से बढ़ाई जा रही है। इसी कड़ी में अब ताज़ा जानकारी आ रही है कि रेल यात्रियों की सुविधा के लिए अब सरकार जल्द ही वंदे भारत ट्रेनों में स्लीपर कोच जोड़ने की योजना पे काम कर रही है। फिलहाल अभी वंदे भारत ट्रेन में सभी डिब्बे यानी कि सभी कोच एसी वाले होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इनमें स्लीपर कोच को जोड़ा जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रिमोट वोटिंग को लेकर। जानकारी के मुताबिक जो मतदाता अपने गाँव शहर से बाहर रह रहे हैं या मतदान के दिन अपने क्षेत्र में मौजूद नहीं रहते हैं, वो रिमोट वोटिंग सिस्टम के जरिए, आपको बता दें भारत सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग इस पर पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे, लेकिन फिलहाल ये सिस्टम लागू होने वाला नहीं है। बताया गया ऐसे मतदाताओं को यानी कि वोट डालने वालों को इस साल होने वाले चुनाव में मतदान का मौका नहीं मिलेगा, यानी कि अगर उन्हें वोट डालना है तो अपने क्षेत्र में जाना ही होगा। हालांकि इसी बीच सूत्रों का कहना है कि अगले साल अप्रैल से मई महीने के बीच में होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। यानी कि रिमोट वोटिंग का इस्तेमाल। अगर आप रिमोट वोटिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दें कि रिमोट वोटिंग का आसान सा मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं और काम करते हैं दिल्ली या मुंबई में, और जब आप दिल्ली या मुंबई में हैं उसी समय बिहार में चुनाव शुरू हो जाते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, तो रिमोट वोटिंग का फायदा ये होगा कि आप दिल्ली में रहते हुए या फिर मुंबई में रहते हुए अपने क्षेत्र यानी कि बिहार में वोटिंग कर पाएंगे। और जैसे कि फिलहाल के हालात आप जानते हैं, अगर आपको वोट डालना है अपने क्षेत्र में तो आपको जाना ही पड़ता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के पूर्व
राष्ट्रपति मुशर्रफ को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का बीते रविवार को निधन हो गया है। बताया गया है वो 79 साल के थे। मुशर्रफ लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दुबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आपको बता दें मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे थे। वहीं फिर मई 2016 में पाकिस्तान की ही एक अदालत ने उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए थे। इसके बाद वो देश छोड़कर दुबई चले गए तो उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया और अब उनका निधन हो गया है। दोस्तों आपको बता दें परवेज मुशर्रफ का जब भी नाम सामने आता है तो कारगिल के युद्ध का जिक्र जरूर होता है। बताया गया है परवेज मुशर्रफ को दोनों देशों को यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को कारगिल के युद्ध में झोंकने के लिए सूत्रधार माना जाता है, यानी कि मेन बंदा। आपको बता दें परवेज मुशर्रफ कारगिल के युद्ध के समय 1999 में पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह और राष्ट्रपति भी थे। बताया गया उन्होंने कारगिल के युद्ध के बारे में अपने देश के ही कुछ महत्वपूर्ण लोगों और एजेंसियों को इसकी जानकारी नहीं दी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है असम की बालिका वधुओं को लेकर। जानकारी के मुताबिक असम में बाल विवाह के खिलाफ पिछले 3 दिनों में 10 जिलों से 2278 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें ऐसी शादियां कराने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के पुजारी और मौलवी भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि उनके पास कुल 8000 लोगों की लिस्ट है। इतनी बड़ी संख्या में पुरुषों की गिरफ्तारी के बाद पीछे छूटी महिलाएं यानी कि इन लोगों की बीवियां अब मुश्किलों का सामना करने को मजबूर हैं। इन्हीं बालिका वधुओं में निमी नाम की एक लड़की शामिल है, जिसने बताया है कि बीते गुरुवार की रात लगभग 2 बजे दरवाजे पे दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो पुलिसकर्मी बाहर खड़े थे। वो अंदर आए और पति को पकड़ के ले गए। साथ ही निमी ने ये भी कहा कि हमारा 1.5 महीने का बेटा रोता रहा, लेकिन वो नहीं माने। आपको बता दें ये कहानी है केवल एक बालिका वधु की, हजारों बालिका वधुएं हो गई हैं। कईयों का तो ये भी कहना है कि आधार में गड़बड़ी है, यानी कि जो लड़कियों की उम्र है वो केवल आधार में गलत है। साथ ही में कईयों का ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से इस बारे में पहले कोई भी चेतावनी नहीं दी गई। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी के नए बयान को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि आप फिट होंगे तभी देश सुपरहिट होगा। साथ ही पीएम मोदी ने कहा राजस्थान ने देश को कई खेल प्रतिभा दी है, खेलों में बेटियों का आगे बढ़ना अच्छा संकेत है। आपको बता दें पीएम मोदी बीते रविवार को जयपुर महाखेल के फाइनल से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चित्रकूट स्टेडियम में खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ब्यूटी क्रीम लगाने वालों के लिए। ताज़ा जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में एक ब्यूटी क्रीम लगाने से एक ही परिवार की 3 महिलाओं को किडनी की बीमारी हो गई है। बताया गया महाराष्ट्र के अकोला जिले में एक ब्यूटिशियन से खरीदी गई स्थानीय रूप से निर्मित फेयरनेस क्रीम यानी कि गोरा करने वाली क्रीम का उपयोग करना एक छात्रा और उसके घर की 2 अन्य महिलाओं को अस्पताल तक ले गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार एक 20 साल की बायोटेक छात्रा ने स्थानीय रूप से निर्मित फेयरनेस क्रीम को जब लगाना शुरू किया तो उसके चेहरे की चमक को लेकर कई लोगों ने तारीफ शुरू कर दी। इसके बाद छात्रा की मां और बहन ने भी इस क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि 4 महीने के बाद पता चला कि उनको किडनी की बीमारी हो गई है, यानी कि गुर्दे की। तो दोस्तों इसी की वजह से मेडिकल से जुड़ी जो भी चीजें हैं जो खास करके आपकी सेहत को प्रभावित कर सकती हैं, तो कोशिश करें ऐसी सभी चीजें अच्छी कंपनी की खरीदें और दवा बनाने वाली या फिर क्रीम बनाने वाली या फिर कोई और चीज बनाने वाली वो ऐसी कंपनियां हो जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भारतीय सेना की ताकत बढ़ने को लेकर। जानकारी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों को सरकार ने लगातार सैन्य साजो सामान मुहैया कराए हैं। बताया गया पिछले 5 सालों में विदेशों से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, यानी कि हथियार। आपको बता दें लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने ये जानकारी दी है। जाहिर बात है इसकी वजह से अपने देश की जो सेना है वो काफी ज्यादा मजबूत हुई है पहले के मुकाबले। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अफ्रीकन स्वाइन फीवर को लेकर। दोस्तों राजस्थान में लंपी वायरस से हुई लाखों पशुओं की अकाल मौत का मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा है। अब सुअर प्रजाति के लिए जानलेवा माने जाने वाला अफ्रीकन स्वाइन फीवर तेजी से पैर पसार रहा है। बताया गया पंजाब के रास्ते अफ्रीकन स्वाइन फ्लू ने राजस्थान में दस्तक दे दी है। साथ ही बताया गया है अब ये बड़ी तेजी से पूरे राजस्थान में अपने पैर पसारने लगा है। साथ ही ये भी बताया गया है इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू नामक बीमारी की वजह से 2966 पशुओं की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कियारा आडवाणी की शादी को लेकर। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रस्में बीते 5 फरवरी से शुरू हो गई हैं, जो 7 फरवरी तक चलेंगी। जैसलमेर के आलीशान सूर्यगढ़ पैलेस होटल में कपल की शादी के फंक्शन होंगे। आपको बता दें कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। अब दोनों की लव स्टोरी शादी के दरवाजे पे पहुंच गई है। बताया गया कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी 6 से 7 जनवरी के बीच होगी। वहीं दोस्तों इसी से जुड़ी एक और खबर आ रही है। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। जैसलमेर में मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। करण जौहर, शाहिद कपूर और मीरा राजपूत बीते रविवार की सुबह शादी में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि मुकेश अंबानी भी अपने पूरे परिवार के साथ जैसलमेर पहुंच सकते हैं। असल में मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी कियारा आडवाणी की बचपन की दोस्त है। जाहिर बात है इसी की वजह से वो कियारा आडवाणी की शादी में शामिल होने के लिए जा रही हैं। इसी कड़ी में ये भी बताया गया है कि अंबानी परिवार की सुरक्षा को देखते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड्स पहले ही शादी के वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, ताकि अगर कोई खतरा हो तो उसे भांपा जा सके। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है
महंगाई की मार को लेकर जानकारी के मुताबिक भारतीय छात्र का ब्रिटेन में उच्च शिक्षा पाने का सपना बिखर रहा है। बताया गया बढ़ती महंगाई के कारण लगभग 4.5 लाख भारतीय छात्र में से 1/4 पे ड्रॉप आउट का खतरा बढ़ रहा है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1,27,000 छात्र पिछले साल ही ब्रिटेन गए थे। अब इसी कड़ी में एक ताज़ा जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि कई भारतीय छात्र ब्रिटेन में एक समय का खाना खा रहे हैं। बताया गया मिडिल क्लास परिवारों के कई छात्र लोन लेकर ब्रिटेन यानी कि विदेश पढ़ने के लिए गए हुए हैं। हालांकि इसी बीच महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि केवल एक टाइम का खाना खाना पड़ रहा है। वहीं इसी बीच इस मामले में एक और खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि वहाँ की सुनक सरकार जल्दी कोई राहत का ऐलान कर सकती है। हालांकि ये केवल एक अनुमान है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फिर से पाकिस्तान में धमाका होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के क्वेटा में बाबर आजम और सरफराज अहमद की टीम के बीच पाकिस्तान सुपर लीग के एक एग्जीबिशन मैच को अचानक ही बीच में रोक दिया गया। बताया गया ऐसा क्वेटा में हुए बम ब्लास्ट के बाद किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये धमाका शहर के मूसा चौक पे हुआ था। इसमें कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। आसान शब्दों में कहें तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बम धमाका हुआ है और जहाँ पे ये धमाका हुआ उसी के कुछ दूरी पर पाकिस्तान में क्रिकेट का मैच चल रहा था। धमाका होने के बाद एहतियातन मैच को रुकवा दिया गया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को लेकर। दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध अपना 1 साल पूरा करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि जंग शुरू हुए जल्दी 1 साल हो जाएगा। यानी कि युद्ध शुरू हुए जल्दी 1 साल हो जाएगा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब इसी बीच एक रूसी साइकिक ने जंग के अंत को लेकर एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की है। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि जल्दी रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा और ऐसा हो पाएगा यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सरेंडर करने की वजह से। यानी कि यूक्रेन के जेलेंस्की इस जंग को हार जाएंगे और भविष्यवाणी के मुताबिक जीत होगी रूस की। हालांकि दोस्तों जैसा कि आपने जाना ये केवल एक भविष्यवाणी है, कोई खबर या कोई अनुमान या कोई रिपोर्ट या किसी सूत्र की तरफ से ये जानकारी नहीं है। दोस्तों रूस यूक्रेन को लेकर एक और खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की कोशिश कर चुके इजराइल के पूर्व पीएम नफ्ताली बेनेट ने बीते शनिवार को एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया है। बेनेट ने कहा है कि वो पुतिन से यानी कि रूस के राष्ट्रपति से जेलेंस्की को यानी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को नहीं मारने का वादा करवा चुके हैं। आसान शब्दों में कहें तो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ये दावा किया है कि जिस समय जंग की शुरुआत हुई तो उस समय वो जंग को सुलझाने के लिए गए थे। उसी समय उनसे व्लादिमीर पुतिन ने ये वादा किया है कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रूस और यूक्रेन को नहीं केवल यूक्रेन को लेकर। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन की पोर्ट सिटी ओडेसा में एक इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में खतरनाक आग लगने से वहाँ पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। इसकी वजह से करीब 5 लाख लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर हो गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की बढ़ती गरीबी को लेकर। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के हालात बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ पे महंगाई दर रिकॉर्ड 29% पे पहुँच गई है। हालात ये हो गए हैं कि आटा जैसी जरूरी चीजों का संकट आ गया है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच पाकिस्तानी कारोबारियों और उद्योगपतियों और साथ ही में इंडस्ट्रीज के सदस्यों ने शहबाज सरकार से इस बात का आग्रह किया है, अपील की है कि वो भारत के साथ कारोबार बहाल करे। यही समय दोस्ती का है। अब आने वाले दिनों में दोस्तों ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा कि पाकिस्तान की सरकार यानी कि शहबाज शरीफ की सरकार इस बारे में क्या फैसला लेती है और अगर वो इंडिया से सहायता मांगते हैं तो फिर इंडिया का इस पर जवाब क्या होता है, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं दोस्तों इसी बीच पाकिस्तान की एक नई साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। एक ताज़ा जानकारी में कहा गया है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग की है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों को कहा है कि कश्मीर की घाटी में ऐसी साजिश रचे जिससे दुनिया में भारत सरकार की छवि खराब हो। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेकर। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में बीते रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आमंत्रण पर चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने राष्ट्रपति भवन का दौरा किया। उन्होंने वहां अमृत उद्यान, जिसका नाम पहले मुगल गार्डन था, उसे देखा। आपको बता दें ट्विटर के जरिए इस दौरे के कई फोटो जारी किए गए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आज 6 फरवरी 2023 के राशिफल को लेकर। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन नए काम में व्यस्तता बढ़ेगी, साथ ही भाग दौड़ की स्थिति भी बनेगी। किसी संबंधी अथवा खुद की अस्वस्थता से परेशानी हो सकती है। साथ ही मेष राशि को लेकर कहा गया है कि राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए आज अच्छा समय है। आपके अंदर की छुपी प्रतिभा लोगों के सामने आएगी। वहीं वृषभ राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आज घर गृहस्थी का वातावरण अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ससुराल पक्ष का तनाव उपस्थित हो सकता है। हालांकि भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और कहीं तीर्थ यात्रा पे जाने का प्लान बना सकते हैं। मित्रों के साथ मन की शांति के साथ साथ खुशी का एहसास होगा। वहीं मिथुन राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आज सोमवार को लव लाइफ में किसी वजह से पार्टनर से दूरी हो सकती है। इनसे संबंधित मामलों को फैसले वाले मोड़ पे लाने की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी बनेगी। साथ ही मिथुन राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ सकते हैं। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। वहीं कर्क राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज भाई बहन बंधु बांधव से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा। नौकरी पेशा वालों का आज ऑफिस में सहकर्मियों यानी कि साथ में काम करने वालों के साथ कुछ परेशानी हो सकती है। साथ ही कर्क राशि वालों को लेकर ये कहा गया है कि माता का साथ मिलने से आपको राहत मिलेगी और कामों में मदद भी। साथ ही कहा
गया है बच्चों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। वहीं सिंह राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सप्ताह के पहले दिन कुछ महत्वपूर्ण कामों को लेकर परेशानी हो सकती है। इन समस्याओं को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी, इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें और सेहत का ध्यान रखें। वहीं कन्या राशि को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को सहजता से पर्याप्त आमदनी होती रहेगी। साथ ही व्यापारिक मामलों के लिए छोटी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। साथ ही कन्या राशि को लेकर कहा गया है कि समाज में आपके उत्थान के लिए समय अनुकूल है। वहीं तुला राशि को लेकर कहा गया है कि आज भवन या भूमि की खरीदारी के लिए समय अच्छा है। साथ ही कहा गया है खर्चे बढ़ेंगे और विरोधी पक्ष आपको परेशान कर सकता है। साथ ही तुला राशि वालों को लेकर ये भी कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए शब्दों का चयन सही से करें, यानी कि बातचीत सही से करें और तनाव वाले काम से दूर रहें। वहीं वृश्चिक राशि वालों के लिए कहा गया है कि आज आपकी परिस्थितियों में यानी कि हालात में बदलाव शुरू होगा। ऐसा लगेगा सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। साथ ही कहा गया है विदेश यात्रा पे जाने का योग बन रहा है। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानी आ सकती है। वहीं धनु राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार को सप्ताह के पहले दिन दूसरों के मामले में ज्यादा दखल देने से बचें, अन्यथा मान हानि तथा अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कहा गया है निजी तथा प्रोफेशनल लाइफ में संतुलन बनाने की कोशिश करें। परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा। वहीं मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज घरेलू जीवन को लेकर मन के भीतर उथल पुथल रह सकती है, तनाव बढ़ सकता है, गृहस्थी जीवन में परेशानियों का अनुभव हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद भी न लगाएं। वहीं कुंभ राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज आपके खर्चे कम होंगे, जिससे आपका मन शांति का अनुभव करेगा, लेकिन संतान पक्ष को लेकर कुछ चिंताएं लगी रहेंगी। घर में किसी मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा। वहीं मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन संचय के मामले में सफलता मिलेगी। साथ ही में सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही मीन राशि वालों को लेकर कहा गया है कि आज सोमवार को नए लोगों से मुलाकात होगी। तो दोस्तों ये पूरा राशिफल था एनबीटी की तरफ से जो टैरो कार्ड के अनुसार बताया गया है। हम आपको राशिफल की ये जानकारी केवल खबर के तौर पे देते हैं, क्योंकि इसमें कई लोग विश्वास करते हैं और कई लोग विश्वास नहीं करते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गहलोत और पायलट को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान की राजनीति में अगले आने वाले दिनों में एक बार फिर बड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। बताया गया राजस्थान का बजट आने वाले 10 फरवरी को आने वाला है। ऐसे में कांग्रेस के जानकारों का कहना है कि बजट के बाद राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर उठापटक देखने को मिलेगी। इसी तरह बीजेपी में भी अब हलचल होगी। दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी और खींचतान होगी। साथ ही नेतृत्व को लेकर भी दोनों पार्टियों में अब तक हाईकमान की ओर से कोई साफ जानकारी नहीं मिल सकी है, तो इस बारे में भी विवाद बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों के चलने को लेकर। जानकारी के मुताबिक हिमाचल में अफसरों को इलेक्ट्रिक कारें मिल गई हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रदेशवासियों को इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। बताया गया आने वाले 15 मार्च से पहले शिमला और धर्मशाला को 35 बसों का तोहफा मिलेगा। बताया गया एक बस की कीमत 76 लाख रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है दोबारा चुने गए सांसदों और उनकी संपत्ति को लेकर। बताया गया लोकसभा के लिए 2009 और 2019 के बीच दोबारा चुने गए 71 सांसदों की संपत्ति औसतन 286% बढ़ी है। बताया गया 2009 में 71 सांसदों की औसत संपत्ति 6 करोड़ 15 लाख थी, जो 2014 में बढ़कर 16 करोड़ 23 लाख हो गई और फिर 2019 में बढ़कर 23 करोड़ 75 लाख रुपए हो गई। यानी कि जो लोकसभा के सांसद है उनकी संपत्ति में पिछले लगभग 10 साल में 286% की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि जिन सांसदों के पास 2009 के दौरान 6 करोड़ के आसपास की संपत्ति थी, अब उनके पास लगभग 24 करोड़ की संपत्ति है। आपको बता दें ये जानकारी हलफनामे के आधार पर नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में जारी की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है भाजपा की पद यात्रा को लेकर और कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान को लेकर। जानकारी के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अंतिम कोने तक पहुँचने की तैयारी की है। भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुकी कांग्रेस जहाँ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, तो वहीं बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार के लिए भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी कड़ी में किसानों तक बजट की घोषणाएं पहुंचाने के लिए और उनके बीच पकड़ को मजबूत करने के लिए भाजपा 24 फरवरी से देशव्यापी अभियान शुरू करेगी। बताया गया ये अभियान 1 साल तक चलेगा और इस अभियान का लक्ष्य 1 लाख गाँवों में पद यात्रा निकाल कर 1 करोड़ किसानों तक पहुँचना है और बीजेपी की अच्छी बातें बताना है जो की किसानों के लिए चलाई जा रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है धारा 144 लगने को लेकर। जानकारी के मुताबिक नोएडा के गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 एक बार फिर से लगा दी गई है। बताया गया 4 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2023 तक गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू रहेगी। आदेश में कहा गया है किसी भी व्यक्ति ने अगर नियमों का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया गया बीते 5 फरवरी को संत रविदास जयंती और मोहम्मद हजरत अली का जन्म दिवस था और आने वाले 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे है और 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। तो इन्हीं आने वाले त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई
बयानों को लेकर जानकारी के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन को लेकर बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि 2024 में भाजपा यूपी में 2019 से ज्यादा सीटें जीतेगी और बेहतर परिणाम लेकर आएगी। वहीं जब मुख्यमंत्री योगी से पूछा गया कि वो अगले 4 साल में कितने युवाओं को नौकरी दे पाएंगे, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि हमने 7 लाख से ज्यादा नौकरियां दे दी हैं और आने वाले 6 साल में और लाखों जवानों के लिए नौकरी की राह खुलेगी। सरकार युवा स्वरोजगार पे जोर दे रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 3 इडियट्स की मूवी की स्टार कास्ट को लेकर। जानकारी के मुताबिक 3 इडियट्स मूवी के फेमस एक्टर जल्दी गुजराती फिल्म कांग्रेचुलेशन में कम बैक कर रहे हैं। इस मौके पे करीब 14 साल बाद आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी की तिकड़ी कैमरे पे दिखाई दी है। दरअसल शर्मन जोशी इन दिनों अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं और वो इसी दौरान अभी हाल ही में आमिर खान और आर माधवन से मिले। आपको बता दें शर्मन जोशी की जो मूवी आने वाली है उसमें वो खुद ही गर्भवती दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जैसे ही 14 साल के बाद तीनों स्टार एक साथ इकट्ठे हुए तो फैंस ने शर्मन जोशी की आने वाली मूवी को छोड़कर जो 3 इडियट मूवी है उसका सीक्वल बनाने का अनुरोध किया है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितनी सारी मूवियों के सीक्वल बन रहे हैं, यानी कि उनके दूसरे पार्ट आ रहे हैं, तो क्या जो 3 इडियट्स मूवी है उसका भी दूसरा पार्ट आना चाहिए या नहीं। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में केंद्र सरकार 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। सरकार के इस फैसले का फायदा करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। आपको बता दें कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 38% है, जिसे 4% बढ़ाकर 42% किया जा सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है चूहे द्वारा चोरी करने को लेकर। आपको बता दें सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा किस तरह से एक ज्वेलरी शॉप से डायमंड का नेकलेस चुरा के ले जाता है, यानी कि हार। इसकी एक छोटी सी झलक आप भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेरिकी वीजा को लेकर। दोस्तों अमेरिका का वीजा पाने के लिए अभी भारतीयों को अपॉइंटमेंट प्राप्त करने में 500 से ज्यादा दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। बताया गया बैकलॉग को कम करने के प्रयासों के बावजूद लोगों को कई तरह की परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि इस समय को कम करने के लिए अब अमेरिकी दूतावास एक नया तरीका लेकर आया है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने अभी हाल ही में बीते रविवार को कहा है कि जो भारतीय विदेश की यात्रा कर रहे हैं वो उस जगह के अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से वीजा अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो भारतीय अभी भारत में नहीं है तो किसी और देश में भी रहकर अमेरिका के वीजा के लिए जो अपॉइंटमेंट है वो उसे प्राप्त कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम रहीम को लेकर और हत्या के 2 केस में उम्र कैद की सजा काट रहे राम रहीम के नशा छुड़वाने के चैलेंज से माहौल गरमाया हुआ है। राम रहीम ने नशा छुड़वाने के नाम पर अब अपने विरोधियों को चुनौती दी है। पैरोल पे यूपी के बागपत स्थित बरनावा डेरे में ऑनलाइन सत्संग करते हुए राम रहीम ने कहा कि आप लोग केवल अपने धर्म के लोगों का ही नशा छुड़वा दो, आ जाओ खुले मैदान में, हमारा चैलेंज है। आपको बता दे राम रहीम ने विरोधियों का नाम नहीं लिया है, लेकिन उसका इशारा पंजाब के सिख संगठन और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन की ओर माना जा रहा है। इसी बीच राम रहीम ने यह भी दावा किया है उसने 6 करोड़ प्रेमियों का नशा छुड़वा दिया है और अब दूसरे धर्म के लोगों को चैलेंज कर रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गुजरात के बैंक ऑफ इंडिया को लेकर। जानकारी के मुताबिक गुजरात में बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया है यहाँ की नादियाड शाखा में एक ग्राहक ने मनीष धनगर नाम के कर्मचारी को 10 थप्पड़ मारे। जब बैंक के अन्य कर्मचारी अपने साथी को बचाने आए तो उस ग्राहक के साथ जो एक और व्यक्ति आया था उसके साथ भी हाथापाई हो गई। इसी दौरान पहला ग्राहक कर्मचारी को लगातार थप्पड़ मारता रहा। बताया जा रहा है कि मनीष इस शाखा में बतौर अधिकारी लोन का डेस्क संभाल रहे थे। लोन से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज मांगने पर समर्थ नाम के ग्राहक ने उनके साथ मारपीट की। इस वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया को लेकर। दोस्तों जैसा कि शायद आप जानते होंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए भारत आ चुकी है और अब आने वाले 9 फरवरी से नागपुर में पहला टेस्ट मैच शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया इस समय दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम है और उम्मीद की जा रही है कि वो भारतीय टीम को कड़ी चुनौती देगी। हालांकि भारत का अपने घर में पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो कंगारुओं का यहाँ सीरीज जीत पाना काफी मुश्किल है, ये कहले नामुमकिन सा लगता है। बताया गया टीम इंडिया ने पिछले 10 साल में लगातार 15 टेस्ट मैच जीते हैं और 42 में से केवल 2 मैच हारे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रवि किशन के बड़े भाई को लेकर। जानकारी के मुताबिक भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन जो भाजपा के सांसद भी हैं, उन्होंने भोजपुरी के साथ साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अब हाल ही में उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। बताया गया रवि किशन के बड़े भाई राम किशन शुक्ला का अभी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उनकी उम्र 53 वर्ष थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है वित्त मंत्री के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आयकर की पुरानी प्रणाली को खत्म करने के
के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। सरकार ने सिर्फ नई और सरल टैक्स प्रणाली पेश की है जो कम आय वर्ग के लिए एक प्रोत्साहन की तरह है। जो लोग इनकम टैक्स भरते होंगे वो इस खबर को समझ गए होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार में रोजगार मेला को लेकर। जानकारी के मुताबिक बेरोजगार युवाओं के पास एक बार फिर से रोजगार पाने का मौका है। बताया गया जिला नियोजनालय की ओर से आने वाले 8 फरवरी को रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इस बार ये मेला सदर प्रखंड के जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर में लगेगा, जहां लगभग 230 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। और ये रोजगार मेला आपको फिर से बता दें भोजपुर में लगेगा। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा सरकार के एक बड़े फैसले को लेकर। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में अनुसूचित जाति यानी कि SC के सरकारी कर्मचारियों को पद उन्नति में आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार 3 महीने में कोटा फिक्स करेगी। बताया गया संत रविदास की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिंद के नरवाना में आयोजित एक राज्य स्तरीय समारोह के बतौर चीफ गेस्ट लोगों को संबोधित करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात की घोषणा की है कि जो SC के कर्मचारी हैं उनको पद उन्नति में आरक्षण मिलेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमृतसर में बंदूक की नोक पर ट्रैफिक हटवाने को लेकर। जानकारी के मुताबिक पंजाब के अमृतसर में एक व्यक्ति जाम में फंसा तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। रिवॉल्वर की नोक पर उसने जाम खुलवाया और चला गया। हालांकि इस दौरान उसने कोई फायरिंग नहीं की, पर इसी दौरान किसी ने उसके गन पॉइंट पर ट्रैफिक खुलवाने की वीडियो बना ली, जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आप इसकी एक छोटी सी झलक देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई वैकेंसियों को लेकर, यानी कि अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो पहली वैकेंसी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में भर्ती को लेकर। जानकारी के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 250 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए आपको CBI की ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.go.in को विजिट करना होगा। वहीं दोस्तों एक और वैकेंसी की खबर आ रही है जो निकाली गई है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को लेकर, यानी कि CISF की ओर से। बताया गया CISF में 451 पदों पे भर्ती होनी है। इसमें 10वीं पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए या फिर वैकेंसी की ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको CISF की ऑफिशियल वेबसाइट CISF.RECTT.in पे जाना होगा। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 फरवरी 2023 है। वहीं एक और वैकेंसी निकाली गई है स्कूल के टीचरों को लेकर। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9,712 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस वैकेंसी में 1 मार्च 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए या अप्लाई करने के लिए आपको इससे जुड़ी जो ऑफिशियल वेबसाइट है sso.rajasthan.go.in इसे विजिट करना होगा। वहीं पर आपको और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। वहीं दोस्तों एक और वैकेंसी की खबर आ रही है जो आई है वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड को लेकर। यहाँ पे 135 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी है। इसमें 10वीं पास वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट westerncoal.in पे जाना होगा। वहीं दोस्तों एक और वैकेंसी की खबर आ रही है जो आई है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से, यानी कि UPSC की तरफ से। बताया गया UPSC में 1105 पदों पे भर्तियां होनी है। इस वैकेंसी में आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 फरवरी 2023 बताई जा रही है। बाकी वैकेंसी की ज्यादा जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए UPSC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.go.in इसे विजिट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।